नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि मेरी पहली क्लास जो है जीएस से संबंधित जो है पहली क्लास हुई थी, जिसमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया था हमने। आज मैं जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम एक एक कर सॉल्व करेंगे और उनका जो है सही ऑप्शन जानेंगे कि उनका सही ऑप्शन है क्या। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब जो है क्लास शुरू करते हैं। देखिए आप, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन आपका शो कर रहा है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। चूँकि ये ऑप्शन जो है हमारे टाइपराइटर द्वारा जो है गलत टाइप हो गया है, तो इसके जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखना है स्क्रीन पर। पहला दिया है लैक्टिक एसिड, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है यूरिया, चौथा है आपका यूरिक एसिड। तो बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो यूरिया है। क्या है? यूरिया। अच्छा, यूरिया से संबंधित कोई बता सकता है दोस्त कि यूरिया को जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोजा था या प्रयोगशाला में पहली बार बनाया था? कौन से वैज्ञानिक? हम बताते हैं, वोहलर। कौन थे? वोहलर। वोहलर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृत्रिम यूरिया बनाया था अपनी प्रयोगशाला पे। कौन सा यूरिया? आर्टिफिशियल यूरिया इन्होंने बनाया था। लैक्टिक एसिड, जैसा कि आप देख रहे हैं, लैक्टिक एसिड वैसे आपका किस में पाया जाता है? ये आपका जो है दूध दही वगैरह में जो है, जो दूध से दही बनाने के लिए क्या किया जाता है? लैक्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, उसमें पाया जाता है। तो ये जो है बनाने वाला पदार्थ तो था नहीं, ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का जैसे कि नॉर्मल फार्मूला सभी कोई जानता होगा, C6H12O6। ये इसका क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है। यूरिया, अगर यूरिया की बात करें तो इसका संरचना कैसे बनती है? तो यूरिया की जो संरचना बनती है वह है O से डबल बॉन्ड बनाता है NH2। क्या है ये? इसका क्या है? स्ट्रक्चर है यूरिया का। ये आपका यूरिया का स्ट्रक्चर है जिसमें आपका क्या है? यूरिया बना हुआ है। इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन से जब क्रिया करते हैं तो जो है आपका क्या बनाते हैं? यूरिया बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? देखिए, इसमें ऑप्शन में दिया है कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो कौन सा कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो कार्बनिक यौगिक में आपका क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? कार्बन। कैल्शियम आपका नहीं मिलता है, नाइट्रोजन आपका नहीं मिलता है, ऑक्सीजन भी आपका नहीं मिलता है। और इनको जो है कार्बनिक यौगिकों में केवल कार्बन को रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। देखिए, दूध से जो है वो दही को जब कन्वर्ट किया जाता है तो हमने बताया कि लैक्टिक एसिड यानी जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस थुरियांजिस, वो क्या करता है? दूध से दही को बनाने में जो है मदद करता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना, यानी जब दूध को हम फाड़ते हैं और दही बनाते हैं तो उसको जो खट्टा करने में वह कौन सा उदाहरण है जिसमें जो है वह खट्टा होता है? तो इसका आपका उदाहरण है आपका किण्वन। कौन सा है? किण्वन। किण्वन क्रिया के माध्यम से क्या होता है? दूध से दही खट्टा होता है, बन तो जाता है मगर खट्टापन किसके कारण आता है? किण्वन के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किण्वन। साबुनीकरण आपका होता नहीं है, एस्टरीकरण आपका होता नहीं है, इसलिए आपका क्या है? किण्वन। किण्वन की क्रिया के द्वारा ही दूध से दही को बनाकर खट्टा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का प्रमुख अवयव है? जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो वैसे तो आपके क्या होते हैं, ये सभी पाए जाते हैं, मगर प्रमुख अवयव की बात किया जाए, प्रमुख अवयव की अगर बात किया जाए तो मेथेन में क्या होता है? 55% जो है मेथेन पाया जाता है। कितना प्रतिशत?
55%। बायोगैस का अर्थ होता है जो जीव जंतुओं के गोबर से बनाई गई जो है क्या होती है, एक प्रकार से गैस होती है। उसी में क्या होता है, मीथेन की जो मात्रा होती है वो 55% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी है। देखिए इस समय आप देख रहे होंगे कि धान की जो है फसल कटने का जो समय है वह निकट आ चुका है, लगभग कटना भी प्रारंभ हो गया है। तो पूछा है इसमें कि जो उससे उत्सर्जित गैस है वह भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी गैस है जो भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। ऑप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। पहला है आपका नाइट्रोजन, दूसरा होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है आपका मीथेन। तो क्या होता है इसमें, जो नाइट्रोजन आपकी देखिए होगी नहीं, नाइट्रोजन आपकी जो है गैस होगी नहीं। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं होती है। तो लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, मीथेन। मीथेन क्या होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें क्या है, मीथेन गैस का बहुत यूज है। जब इधर से जो है ये मीथेन गैस निकलती है तो वो क्या करते हैं, ग्रीन हाउस में जो है कन्वर्ट हो जाती है और आपका क्या करता है जो है ग्रीन हाउस में जो है आपकी गैस की जो है अधिकता के कारण पृथ्वी में जो टेम्परेचर है वो वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है। पहला ऑप्शन दिया है डीडीटी, दूसरा है टीएनटी, तीसरा है आपका एचसीएल, चौथा है आपका वीसीआर। तो आपका जो सही आंसर है वो डीडीटी है। डीडीटी का आपने देखा होगा कीटनाशक के रूप में हम छिड़काव करते हैं। कीटनाशक वैसे फसलों में भी डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। अच्छा, डीडीटी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ये हमारा क्या है, डीडीटी का फुल फॉर्म है। एचसीएल का आपका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक। क्या होता है, हाइड्रो एसिड। ये आपका एचसीएल होता है। वीसीआर आपका कुछ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जरा दोस्तों बताइए इसमें कौन सा जो ऐसे पदार्थ है जो मीठी महक देता है, यानी जब वो बनता है तो उसकी जो स्मेल होती है वो मीठी होती है, तो हमें एहसास होता है कि मीठेपन का। तो बताइए इसमें अमोनिया पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा मैथेनॉल, तीसरा एस्टर, चौथा आपका इथेनॉल। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो सही आंसर है वह है एस्टर गैस। एस्टर गैस क्या होती है, जब ये रिलीज होती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मीठेपन का एहसास होता है। तो इसको क्या कहा गया है, नाम इसको दे दिया गया है कि मीठी गैस वाला पदार्थ है। क्या है, मीठी गैस वाला पदार्थ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जैसे आप भोजन कर लेते हैं तो आपको क्या हो जाता है कि अपच हो जाती है, डिहाइड्रेशन वगैरह आपको जो है हो जाती है। तो उसमें कौन सी जो है उपचार किया जाए, मतलब कौन सी ऐसी दवा ली जाए जिससे क्या हो, अपच को दूर किया जाए। तो इसमें आपके देखिए 4 ऑप्शन दे गए हैं, प्रतिजैविक, पीड़ाहारी, एंटासिड, प्रतिरोधी। तो देखिए पीड़ाहारी का मतलब क्या है, ये दर्द नाशक है, यानी ये दर्द को दूर करता है पीड़ाहारी। तो पीड़ाहारी तो आपका होगा नहीं, क्योंकि अपच को दूर करना है, अपच में क्या होता है, दर्द थोड़े ना होता है। तो प्रतिजैविक ये भी नहीं आपका होगा। प्रतिजैविक को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज इंग्लिश में बोला जाता है, तो ये भी नहीं आपका हो जाएगा। प्रतिरोधी, एंटीजन, ये भी नहीं हो पाएगा। तो आपका क्या होगा, एंटासिड। एंटासिड जो है दवा क्या होती है, ये अपच को दूर करती है, यानी अपच को दूर करने में जो है लाभकारी सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है।
4 ऑप्शन आपको दे रखा है। पहला है टैक्सोनॉमी, दूसरा है फिजियोलॉजी, तीसरा है हिस्टोलॉजी और चौथा है साइटोलॉजी। तो पहले हम इसका सही आंसर जान लेते हैं। सही आंसर इसका क्या है? साइटोलॉजी। यानी साइटोलॉजी में क्या होता है, सेल के बारे में पूरा अध्ययन किया जाता है। तो जो है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या जाए। अच्छा, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कोशिका की खोज किसने की थी, यानी किस वैज्ञानिक ने की? बताइए आप दोस्तों। इसकी जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या है, कोशिका की खोज की थी और उन्होंने बताया कि कोशिका क्या है। उसके बाद देख रहे हैं हम टैक्सोनॉमी। देखिए टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या होता है कि हमें वर्गीकरण का, यानी वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण मतलब अगर आप जंतु है, देखा जाए जंतु में, तो जंतु को अध्ययन वो अलग हो जाता है, आपका पौधों का अलग अध्ययन हो जाता है, यानी पौधों को हम किस फाइलम में रखते हैं, ये आदि से संबंधित क्या है, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। देखिए जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, यह हमें देखना है इस ऑप्शन के अंदर। कोशिका भित्ति, दूसरा ऑप्शन राइबोसोम, तीसरा है सूत्रकणिका, चौथा है जीव द्रव्य कला। तो जीवाणुविक कोशिकाओं में देखिए क्या होता है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, यानी जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, आपकी राइबोसोम में भी पाया जाता है, जीव द्रव्य कला भी पाई जाती है, लेकिन सूत्रकणिका जो है नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूत्रकणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषित है? सुपोषित का मतलब क्या होता है? स्वपोषण, यानी स्वयं जो है अपना क्या है, भोजन बनाना। तो देख रहे हैं तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्ढा। इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारा तितली है वो स्वयं तो भोजन बनाती नहीं है, क्योंकि वो दूसरे के द्वारा लेती है, तो वो स्वपोषी तो हुई नहीं। भाई स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वयं से भोजन, यानी स्वयं से पोषण अपने आप को प्राप्त करना। तो जो इसका सही आंसर है वो शैवाल। शैवाल क्या होता है? ये स्वयं भोजन बनाता है, स्वयं अपना पोषण करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? शैवाल। टिड्ढा होगा नहीं आपका, मशरूम आपका होगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। एफ्लाविस किससे बनते हैं? चूंकि टाइपराइटर की गलती की वजह से इन्होंने लिख नहीं पाया। एफ्ला जो है केवल सिंगल एफ्ला नहीं होता, ये एक विष है। क्या है? ये विष है, पॉइजन है। तो किस में पाया जाता है? आपका आंसर दे रखा, ऑप्शन दे रखा है कवक, जीवाणु, विषाणु। एक ऑप्शन और आपका है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो एफ्लाविस किस में पाया जाता है? देखिए जीवाणु में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, विषाणु में हो नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या है? कवक। कवक इज द राइट आंसर एफ्लाविस बनाने के लिए। क्या है? एफ्लाविस बनाने के लिए कवक क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो इसमें ऑप्शन आप क्या होगा? ये ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? देखिए एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और इनकी संभावनाएं भी हैं कि ये फिर जो है पुनः पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आप सभी को जो है बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से इसका आंसर जानना है। क्योंकि अगर आप नहीं ध्यानपूर्वक क्लास को ले रहे हैं तो आपका ही जो है इसमें क्या होगा, घाटा होगा, हमारा कुछ इसमें जाता नहीं है। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप हमारी जो है जीएसए या आपकी जो है ज्योग्राफी या मैथ या इंग्लिश या हिंदी सभी जो है क्लासों को देखिए, जिसमें क्या है प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कराए जा रहे हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको जो है क्लास को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप उसको गलत ना करके आएँ। तो देखिए सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने कबूतर, दूसरा है तोता, तीसरा है गुंजन पक्षी, चौथा है घरेलू गौरैया। तो अब बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सबसे छोटा पक्षी है? इसका जो सही आंसर होगा वो आपका तोता होगा। तोता होगा। तोता क्या है? सबसे छोटा पक्षी, यानी सबसे छोटे पक्षी की श्रेणी में तोते को रखा गया है।
इस वजह से इसका सही जो आंसर होगा तोता होगा। कबूतर आपका होता नहीं है क्योंकि ये छोटे पक्षी में नहीं आता है। गुंजन पक्षी छोटे पक्षी में नहीं आता है। घरेलू गौरैया नहीं आता है। अगर आप वैसे भी देखना चाहें, जैसे कि आप नहीं आपको दिमाग में आ रहा है, तो आप इनके आकार को लेकर भी बता सकते हैं। भाई तोता क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तोता की अपेक्षा आपका जो कबूतर होता है वो बड़ा पक्षी होता है। गुंजन पक्षी भी आपका बड़ा होता है और घरेलू गौरैया भी आपका बड़ा होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, तोता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है। जैसा कि आप जो है स्क्रीन पर ऑप्शन देख रहे होंगे, फेफड़े, अपेंडिक्स, हृदय, गुर्दा। तो आप बताइए दोस्तों, इसमें सही आंसर कौन सा होगा। देखिए, अल्प विकसित अंग की बात की गई है, यानी यह पूरा क्या है, विकसित नहीं हो पाया। वह कौन सा अंग है जो पूरा विकसित नहीं हो पाता। देखिए, फेफड़ा आपका पूरा विकसित होता है, क्या है, पूरा विकसित होता है। आपका हृदय भी पूरा विकसित रहता है और गुर्दा आपका पूरा विकसित होता है। तो इसका जो सही आंसर है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, जो आपका अमाशय होता है। अमाशय ये कुछ ऐसे प्रकार की जो है अमाशय आपके फैला रहता है, ठीक है। और इधर से कुछ ऐसे करके ऐसे आता है और ऐसे कुछ होता है। यहाँ पर एक जो है लटकी हुई चीज़ दिखाई देती है, वो हमारी क्या होती है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होती है। इसका काम कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर यह अपनी जगह से दूसरी जगह, यानी अगर ये लटकने लगे या इसका आकार चेंज हो जाए या इसका मांस बढ़ जाए, तो क्या है, हमारे बॉडी को प्रॉब्लम होनी, यानी अर्थात आपके पेट में बहुत भयानक दर्द होने लगता है। इसलिए इस क्या है, हमारा अल्प विकसित, ये पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है। इसका आंसर इसलिए क्या है, आपका अपेंडिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्टोपस है एक। देखिए, ऑक्टोपस का मतलब आप देखते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हम कार्बन की एक श्रृंखला को क्या बोलते हैं, दो श्रृंखला को क्या बोलते हैं, तीन श्रृंखला को क्या बोलते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए, हम क्या बोलते हैं, इसको हेप्ट बोलते थे। क्या बोलते थे, हेप्ट बोलते थे। इसको हेक्सा बोलते थे, हेक्स बोलते थे। तो ये क्या है, ऑक्ट, यानी अगर 8 जो है कार्बन की श्रृंखला होती थी तो हम उसको क्या बोलते थे, ऑक्ट। ऑक्ट मतलब ऑक्टोपस, यानी जिनके 8 पैर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्टोपस। हेमिकार्ड के नहीं होते हैं, मृदु चर्मी के नहीं होते हैं, सूल चर्मी के नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, संधिपाद। संधिपाद में आपके 8 पैर होते हैं और 8 जो है पैर, यानी पाद का मतलब क्या होता है, 8 पैरों से जुड़ा हुआ। संधि यानी ज्वाइंट, संधि को क्या कहते हैं, दूसरे अर्थों में जोड़ा, यानी संधि यानी जुड़ा हुआ। तो यह इसका राइट आंसर आपका होगा संधिपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। अधिकतम मात्रा प्रोटीन की किसमें पाई जाती है। तो आपका जो सही आंसर है वह है सोयाबीन। सोयाबीन में क्या होता है, प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। सेब में नहीं हो सकता, मूंगफली में कम मात्रा में, गेहूं में आपका नहीं होता, क्योंकि गेहूं में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन किस में पाया जाएगा, आपका सोयाबीन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। जैसा कि मेरी क्लासें आपकी विटामिन की पड़ी हुई हैं और विटामिन के बारे में मैंने बहुत अच्छा डिस्क्राइब कराया था और मैंने आपसे बताया भी था कि जो ये विटामिन है इनके रासायनिक नाम आपको याद करने हैं और इनसे कमी से कौन से रोग हो जाते हैं वह भी आपको याद करना है। और जिस बच्चे ने मेरी क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा तो इसका जो है राइट आंसर बता देगा। तो रतौंधी रोग किससे पाई जाती है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। देखिए, विटामिन सी अच्छा किसमें पाया जाता है, तो यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किसमें,
खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी आपका जो इसको हम क्या कहते हैं, जो है सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, और यह सूर्य की रोशनी से हमें अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। और विटामिन डी आपका क्या है, हार्मोन भी है, जो कि मैंने क्लास में बताया था जब विटामिन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। विटामिन बी बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो विटामिन क्या है, ए आपका राइट आंसर। भाई क्या है ए का अगर रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो क्या होगा इसका रासायनिक नाम? बताइए आप, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। रा से रेटिनॉल यानी इसका रासायनिक नाम हुआ, और रा से आपका क्या होता है, रेटिना। क्या होता है? रेटिना। तो ये जो आंखों में रेटिना पाया जाता है, इसको प्रभावित करता है। अगर इस विटामिन की कमी हो गई है बॉडी में तो डॉक्टर आपको क्या सलाह देता है कि आप हरी सब्जियां खाइए जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, रतौंधी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है? इसमें आपको दिन की वस्तुएं तो, और दिन में आपको बहुत अच्छे से दिखाई देता है, नाइट में आपको क्या है, वस्तुएं नहीं दिखाई देती, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपके रतौंधी नामक आपके अंदर रोग है, जिसके कारण आपकी क्या है, आँखों की रोशनी को कम कर दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अब क्वेश्चन कौन सा है। किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन सी। तो बताइए रिकेटस रोग आपका जो है किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, विटामिन डी। विटामिन डी में क्या है, रिकेटस रोग पाया जाता है। विटामिन डी की अगर कमी हो गई है तो आपके अंदर क्या है, रिकेटस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि आपकी जो स्किन त्वचा होती है वो डैमेज होने लगती है। डैमेज होने का मतलब ये है कि कहीं कहीं ब्लैक, कहीं कहीं वाइट, इस तरीके आपके जैसे जो है एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब स्पॉट टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, बॉडी में तो स्किन पर, सॉरी, बॉडी के स्किन पर जो है स्पॉट टाइप के हो जाते हैं। स्किन आपकी क्या होती है, झुर्रीदार दिखने लगती है। तो किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। तो इसका आंसर क्या है, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है आपका सिरोसिस। क्या होता है? सिरोसिस जो रोग होता है वह क्या है, ना तो किसी वायु के संपर्क में आता है और किसी, और ना तो जल के संपर्क में आकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। तो इसका आंसर राइट क्या हो गया, सिरोसिस। अच्छा, एड्स का आप फुल फॉर्म बता सकता है? इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसलिए आपको इसको भी याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और केवल आपके एसएससी में नहीं, आपके पीसीएस वगैरह में भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक बार तो एनडीए में ही पूछा गया था। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? जो चेचक बीमारी हमारे यहाँ आती है, जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं कि वो माता निकल आई, ये है वो है, लेकिन वो क्या होता है, वो चेचक होता है, चेचक रोग होता है। तो चेचक के लिए क्या है, बहुत साल पहले जब ये चेचक की बीमारी आई थी तो उस समय हमारे पास क्या था, टीके उपलब्ध नहीं थे इसको बचाने के लिए। तो उस समय जो वैज्ञानिकों ने खोज की, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? देखिए ऑप्शन में पहला है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है एडवर्ड जेनर, तीसरा है आपका लुई पास्चर, चौथा है आपका जॉन हंटर। तो इसका जो सही आंसर है वह एडवर्ड जेनर। इन्होंने पहला टीका जो है खोज किया, पहला टीके की, और जो है चेचक नामक बीमारी को दूर करने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया और ये सफल सिद्ध हुए। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? देखिए स्तनपान, जो हमारे स्तनधारी जो जीव जंतु होते हैं,
वो क्या है, उनके जो मिल्क से वह कौन सा हार्मोन निकलता है जिससे दूध मतलब बाहर आता है। तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑक्सीटोसिन हो सकता है, एस्ट्रोजन कोई संभावना नहीं, प्रोलैक्टिन कोई संभावना नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन क्या करता है, यह स्तन से दूध को निकालता है, यानी जो है स्तनपान कराने के लिए जो स्तन से दूध निकलता है वो कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,